हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कांच के गुटके से अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। कांच के गुटके से अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वहां ये बताया गया था कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दो चीजें इसमें फिर बताई गई थी कि अगर लाइट रेज रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो वो नॉर्मल या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, और फिर उसी में बाद में हम लोग देखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। तो चलते हैं, पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक हमने ग्लास स्लैब लिया, यानी एक हमने लिया कांच का गुटका। कांच का गुटका, कांच के गुटके को कोई नाम दिए दे रहे हैं P, Q, R और S। ये कांच का एक गुटका है, ग्लास स्लैब है, जिसका ये ऊपरी वाला सरफेस है और ये निचला सरफेस है। अब हम एक लाइट रेज लेते हैं और लाइट रेज को तिरछा करके ग्लास स्लैब के सरफेस PQ पर डालते हैं तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे के लिए ये पॉइंट होगा इंसिडेंट पॉइंट। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, एक लंब डाला जाएगा जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल, जिसे कहा जाएगा नॉर्मल। और इस नॉर्मल का हमने कोई एक नाम रख लिया, जैसे मान लीजिए नॉर्मल का नाम है M1 N1, M1 N1। और इस इंसिडेंट के लिए ये इंसिडेंट पॉइंट होगा, जिसको भी हमने कोई एक नाम दे दिया, मान लीजिए इसको हमने कह दिया A। अब जब ये लाइट रेज रेरर से डेंसर में जाएगी, वायु से कांच में आएगी, तो अब ये बेंड होगी, यानी नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। ये लाइट रेज सीधी नहीं जाएगी बल्कि ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन जो नीचे वाला सरफेस होगा उसके लिए ये इंसिडेंस रे होगी और ये इसके लिए इंसिडेंस पॉइंट होगा। यहां पर भी एक नॉर्मल डालेंगे, इस नॉर्मल का हमने नाम रख दिया M2 N2, M2 N2। अब ये नॉर्मल है M2 N2। अब यहां पर क्या हुआ था, लाइट रेज रेरर से डेंसर में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो यह अभिलंब की तरफ झुकी है, नॉर्मल की ओर बेंड हुई है। अब यहां पर ग्लास स्लैब से वो एयर में जाएगी, यानी अब ये डेंसर से रेरर में जाएगी, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी, इसको कहा जाता है इमर्जेंट रे, निर्गत किरण।
ये होगी निर्गत किरण। अब हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे होती है ये वाली, ये इमर्जेंट रे के हमेशा पैरेलल होती है। जो इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है ये सदैव एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एंगल यहां पर बनेगा उतना ही एंगल यहां पर बनेगा। तो हम सबसे पहली चीज ये प्रूफ करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये और ये वाले एंगल सेम होंगे, ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। ये और ये एंगल आपस में सेम होंगे क्योंकि ये है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। जितना यहां कोण बनेगा उतना ही यहां बनेगा। और यहां पर जो इंसिडेंस पॉइंट है इसको हमने मान लिया B, इसको हमने मान लिया B। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस स्मॉल ई दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो अगर हम इंसिडेंस रे को आगे बढ़ाएंगे तो इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो हमको यहां पहले यही दिखाना है कि इंसिडेंस रे और जो इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल। और पैरेलल होने के लिए हम प्रूफ करेंगे कि I और E, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ पहले हम इस सरफेस के लिए देखेंगे, सरफेस PQ के लिए। तो ये हो जाएगा ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा sin I अपान sin R। अब हम इस सरफेस के लिए बात करेंगे, सरफेस SR के लिए। तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे। तो यहां पर हम लगा देंगे फिर स्नेल्स लॉ। तो यहां पर आ जाएगा R और यहां पर आएगा E, यहां R हो जाएगा और यहां E। लेकिन अब लाइट रेंज पहले एयर से ग्लास में गई थी तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया ANG। अब लाइट रे जाएगी ग्लास से एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा GNA, GNA। तो GNA बराबर हो जाएगा sin R अपान sin E। अगर हम चाहें तो इस लास्ट वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान GNA बराबर 1 अपान GNA बराबर sin E अपान sin R। इसको हमने इन्वर्स कर दिया है, इस इक्वेशन को हमने पलट दिया है। तो अब इसको लिख सकते हो यहां पर 1 अपान GNA को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ANG बराबर sin E अपान sin R। अब देखिए ये और ये इक्वेशन सेम है, LHS बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हम कर रहे हैं कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा
साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन ई अपान साइन आर। तो ये आपस में कैंसिल। इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर साइन ई, या इसको लिख सकते हैं आई बराबर ई। तो यहां पर एक चीज ये प्रूफ हो जाती है कि जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब दोनों के इक्वल होने का ये मतलब हुआ कि इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल। एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल। अब हम इसी में पढ़ लेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये तो अभी आधा पार्ट हुआ। हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कांच के गुटके से जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जो आपतित किरण है वो और जो निर्गत किरण है ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल। यानी हम लोग प्रूव किए हैं आई बराबर ई। अगर ये और ये एंगल सेम रहेंगे तो ये दोनों रेज आपस में क्या रहेंगी? पैरेलल। अब हम इसी में ये वाला पोर्शन प्रूव करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो हमने एक चीज ये प्रूव किया है कि जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? पार्श्विक विस्थापन किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा भाई बेटा, इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस यहां से नहीं निकल पाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस ऐसी जगह से निकालो जहां से कोई ट्रायंगल वगैरह बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इंसिडेंट पॉइंट जो बी है वहां से इस इंसिडेंट रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का नाम हमने रख दिया BL। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलेंगे लेटरल डिस्टेंस, और लेटरल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से। लेटरल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से। तो इसका मतलब अब हमारा ये टारगेट है कि हम किसी तरीके से ये D फाइंड करें, हमको D निकालना है। अभी हमने बताया इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। तो इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमने पॉइंट बी से इंसिडेंट रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसका नाम हमने रख दिया BL, और यही डिस्टेंस कहलाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें निकालना क्या है? D। अब D को किस तरह से निकाला जाएगा, उसके लिए हमने ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसको मान लिया T। ग्लास स्लैब की थिकनेस को हमने क्या मान लिया? T। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर एंगल यहां बना R
और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जरा ध्यान देना भाई, वास्तव में अगर यहां पर एंगल आई है तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल भी क्या बनेगा, आई। अब देखिए भाई, ये पूरा एंगल आई है और इधर का आर है, तो अगर ये बीच वाला एंगल देखा जाए, ये वाला, इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई में से किसको घटा देंगे, आर को। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा आई माइनस आर, ये वाला अंदर वाला एंगल है। तो अब हम देखिए यहां पर किसी भी तरीके से डी निकालेंगे और ये जो डी होगा यही कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब डी निकालने के लिए देखिए हम तरीका कौन सा अपनाते हैं। पहले हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल AN1B, राइट एंगल ट्रायंगल AN1B, इसमें लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहां पर एक ऐसा रेशियो लगाइएगा कि भाई ये वाली साइड है, ये इस और इस ट्रायंगल में कॉमन है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस हिसाब से लगाना है कि AB साइड जो है, AB भुजा सब में आ जाए। और ये वाली भुजा हमें पता है, ये साइड हमें पता है भाई, अगर थिकनेस T है तो ये वाली साइड भी किसके बराबर होगी, T के। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल AN1B से चलते हैं, इसमें लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cos R बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा, बेस है AN1 अपॉन हाइपोटेनियस होगा AB, और ये साइड हमें पता है, ये हो जाएगा T अपॉन AB, या यहां से हम ये भी कर सकते हैं AB इज इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन cos, T अपॉन cos R। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहा है, यहां पर देखिए भाई ABL, ABL, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABL, ये वाला ABL, और यहां जो अंदर कोण है, अंदर ये है I माइनस R, तो यहां पर लगा देते हैं। फिर अब ये आना चाहिए भाई BL हमें बताना है ना, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ले लेते हैं, साइन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABL यहां से निकल आएगा साइन I माइनस R, ये वाला एंगल, और ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा BL अपॉन हाइपोटेनियस AB, और AB की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं BL इज इक्वल टू AB साइन I माइनस R, और BL को ही हमने कहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और AB की वैल्यू यहां लिखी है T अपॉन cos R, T अपॉन cos R, और साइन I माइनस R, ये हो जाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में एक होती है मैक्लैरिन सीरीज। मैक्लैरिन सीरीज में फार्मूला होता है sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। और एक फार्मूला होता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हम ये देखते हैं कि अगर x की वैल्यू बहुत ही कम हो, x की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो ये और ये वाले स्टेप यानी जो हाई पावर वाले स्टेप हैं इनकी वैल्यू निग्लेजिबल होगी। अगर ये निग्लेक्ट कर दिए जाएं तो sin x बराबर काहे के बचेगा, x के। ये सारे स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहां देखिए भाई, अगर x की वैल्यू बहुत ही कम है यानी ये कह सकते हो x टेंड्स टू 0, x शून्य के बहुत नजदीक हो, x की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो यहां पर क्या होगा, ये सारे स्टेप निग्लेजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1। ये मैक्लैरिन सीरीज से एक्सटेंशन होता है इनका। तो यहां से हम देखते हैं, अब यही कंडीशन यहां अप्लाई करते हैं। अगर I और R बहुत छोटे हैं, इनकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो sin I माइनस R, sin I माइनस R बराबर के काहे के होगा, I माइनस R के, I माइनस R के। और cos R जो नीचे लिखा है इसको बराबर काहे के लिख दोगे, 1 के। अब ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो D बराबर हो जाएगा T अपॉन 1 और यहां पर बचेगा I माइनस R, I माइनस R। या इसको हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू T और यहां पर लिखते हैं I कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस R अपॉन I, R अपॉन I। अब स्नेल के नियम से अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू होता है sin I अपॉन sin R। अब यहां पर वही कंडीशन I अपॉन R, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू T I और 1 माइनस, यहां देखिए I अपॉन R इज इक्वल टू काहे के, n के। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 अपॉन n इज इक्वल टू R अपॉन I। यहां से देखिए n इज इक्वल टू I अपॉन R, तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू R अपॉन I। तो R अपॉन I को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n, यानी उस इक्वेशन को हम यहां तक बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, यहां ये मैक्लैरिन सीरीज है, sin x इज इक्वल टू इतना। अगर x बहुत छोटा है, x की वैल्यू बहुत ही कम है, x टेंड्स टू 0, तो जब x की वैल्यू बहुत कम होगी तो ये जो हाई पावर वाले टर्म है इनकी वैल्यू निग्लेजिबल हो जाएगी। ऐसे यहां पर निग्लेजिबल हो जाएगी। तो यहां अगर ये निग्लेक्ट हो गए तो sin x बराबर x बचा, और यहां अगर ये स्टेप निग्लेजिबल हैं तो cos x बराबर काहे के बचेगा, 1 के। यहां बचेगा sin x इज इक्वल टू x और sin x इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो यही कंडीशन हमने यहां अप्लाई की है। sin I माइनस R को I माइनस R लिखोगे, cos R को लिखोगे 1, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब अगली चीज दूसरे वीडियो में।